अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। तो 5 क्लास की जनरल साइंस का मैंने एक सिलसिला शुरू किया था आपके साथ वीडियोस को शेयर करने का। आज हम जो चैप्टर नंबर 2 है उसको डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट है। उसकी वीडियोस दो होंगी। पहली वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगा। उर्दू में आसान वजाहत भी आपके साथ शेयर करूंगा। और जब आप ये सारे सफ़ात को तैयार कर लेंगे फिर आपके साथ दूसरी वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज को भी शेयर करूंगा। तो एक्सरसाइज से पहले अगर हम चैप्टर को आसानी से समझ लेंगे तो हमें रटा लगाए बगैर समझकर एक्सरसाइज के सवालात को तैयार करने में बेहद मदद मिलेगी और आसानी रहेगी। बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले हम अपने चैप्टर 2 के टाइटल की तरफ चलते हैं। तो टाइटल की बात की जाए तो हमारे चैप्टर 2 का टाइटल है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। माइक्रो का मतलब होता है बिल्कुल छोटा। ऑर्गेनिज़म्स ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। आप उसकी भी एक्सरसाइज और डिटेल वीडियो लेसन की जो है मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का मतलब होता है आँख से नज़र ना आने वाले या फिर खुर्दबीनी जानदार। असल में माइक्रो का लफ्ज़ इस माइक्रोस्कोप से निकला है। इस डिवाइस को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, जो ऐसे इजसाम को, ऐसे जानदारों को देखने के लिए इस्तेमाल होती है जो हमें आँख से नज़र नहीं आती। तो ऐसे जानदारों को ये डिवाइस जो है बड़ा कर दिखाती है। हम यहाँ से आँख की मदद से यहाँ पर उस जानदार को रखते हैं जो कि किसी भी पानी में हो सकता है, किसी भी जगह पर, और फिर यहाँ से हम उसको देखते हैं। तो ऐसे जानदार जो आँख से नज़र नहीं आते उनको हम खुर्दबीनी जानदार कहते हैं। और इंग्लिश में इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो आएँ बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने चैप्टर का। वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो लंबी होगी, आप इसको वक्फे से 3 दिन में, 4 दिन में, जितना आपको आसानी से समझ आए आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो पेज है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और ये हमारे पास कुछ इस तरह से आगाज़ हो रहा है। जैसे ही हम टाइटल से आगे मूव करते हैं तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए ये एक फिनोमिना शेयर किया गया है। आएँ इसको पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ज़रूर मुशाहिदा किया होगा, देखा होगा, डस्ट पार्टिकल्स, मट्टी के ज़रात को, इन द बीम, शुआ ऑफ लाइट, रोशनी, डैट एंटर्स अ डार्क रूम, जो कि एक अंधेरे कमरे में दाखिल होती है। यहाँ पर बीम का मतलब एक ऐसी शुआ को लिया जा रहा है जो कि सूरज की रोशनी से बनती है। तो वो कह रहा है आपने एक अंधेरे कमरे में जहाँ पे लाइटें बंद हों, खिड़की से अगर रोशनी सीधी अंदर आ रही है, सूरज की रोशनी से मुराद है यहाँ पर। हैव यू एवर थॉट दैट ओवर आइज कैन नॉट सी वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम इस लाइट को बंद कर दें, कमरे की रोशनी को, बल्ब को ऑन करें, तो हमें कमरे में कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब ये अंधेरे कमरे के अंदर एक ख़ास जगह से रोशनी अंदर आती है तो हम उस रोशनी के रास्ते में टाइनी ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे ज़रात को, इजसाम को देखते हैं जो कि वैसे हमें आँखों से नज़र नहीं आते। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। वो कह रहा है कि हमारी इन्वायरमेंट, हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज़म, इजसाम प्रेजेंट, मौजूद होते हैं। डैट वी कैन नॉट सी विद आवर आइज़, जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। टू सी सच थिंग्स, ऐसे इजसाम को, ऐसी चीज़ों को, ऐसे ज़रात को देखने के लिए वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, हमें एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट आला नीड चाहिए होता है, उसकी ज़रूरत होती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय ह्यूमन आइज़, ऐसे इजसाम जो हम इंसानी आँखों से नहीं देख सकते, आर विजिबल, वो देखने के काबिल हो जाते हैं, एज लार्ज, बड़े हो जाते हैं, एंड क्लियर, और साफ दिखाई देते हैं, ऑब्जेक्ट्स, इजसाम, अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी कि जिन इजसाम को हम आँखों से नहीं देख पाते उनके लिए साइंटिस्ट ने ये माइक्रोस्कोप एक
जो डिवाइस है वो तैयार की है, जिसके नीचे हम उन इज्साम को रखते हैं और उसके अंदर एक हमारे पास जो है अदसा लगा होता है और हम इसको बड़ा करते हैं और फिर वो हमें दिखने के काबिल हो जाते हैं। तो नीचे माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बेसिकली ये आगे चल के मज़ीद डिटेल से आप पढ़ेंगे 5 क्लास की हद तक माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जिसको एक्टिविटी 2.1 का नाम दिया गया है, इसको हम देखते हैं। टू मेक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, एक सादा सी माइक्रोस्कोप बनाने के लिए यू विल नीड अ प्लास्टिक कप, आपने एक छोटा सा प्लास्टिक का कप ले लेना है जो कि शिफाफ होता है, बिल्कुल शीशे जैसा, उसके ऊपर कोई रंग ना हो, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह का कप ले लेना है। थिन प्लास्टिक शीट, आपने जैसे आप कापीज़ के ऊपर भी कवर चढ़ाते हैं प्लास्टिक शीट का, वो ले लेनी है। रबर बैंड ले लेना है, कैंची ले लेनी है, सीजर्स एंड वाटर और पानी ले लेना है। विद द हेल्प ऑफ सीजर्स मेक अ होल एट द बेस ऑफ द प्लास्टिक कप, आपने उस प्लास्टिक के कप के नीचे कैंची की मदद से एक सुराख बना लेना है। डैट यू मे पुट एनी टाइनी ऑब्जेक्ट्स इनटू इट, ताकि आप उस सुराख से इस कप के अंदर कोई भी टाइनी छोटा जिस्म, कोई भी छोटा ज़रा छोटी चीज़ रख सकें। पुट द थिन प्लास्टिक शीट ओवर द कप, अब आपने उस कप के ऊपर वो जो प्लास्टिक की शीट थी, वो जो शापर था, वो आपने रख देना है। एंड टाई इट, और आपने उसको रबर बैंड जो आपने ली थी उसकी मदद से उसको बांध कर टाइट कर देना है प्रॉपरली विद अ रबर बैंड, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ओवर द प्लास्टिक शीट, अब आपने ये जो कप के ऊपर शापर या प्लास्टिक शीट रबर बैंड से टाइट करके बांधी हुई है, इसके ऊपर आपने पानी का ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी का कतरा डालना है। और ये एक प्रिज्म, एक अदसा, एक शीशे का जैसे रियल माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है, वो एक आर्टिफिशियली हम बना लेंगे। पुट एनी टाइनी ऑब्जेक्ट्स एट द बेस ऑफ द कप, अब आपने उस कप के ये जो बेस है नीचे, इसके अंदर एक टाइनी ऑब्जेक्ट, आप दाल का दाना ले सकते हैं, कोई भी छोटी चीज़ ले सकते हैं, वो रखनी है। एंड ऑब्जर्व इट, और आपने ऊपर से इधर आपने नीचे वो टाइनी ऑब्जेक्ट छोटा जिस्म रखा। अब ऊपर से आपने जहाँ रबर बैंड मार कर शापर के ऊपर पानी का ड्रॉप गिरा था देखना है। यू विल सी द ऑब्जेक्ट्स मैनी टाइम्स लार्जर, तो आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो नीचे आपने छोटा सा एक दाल का दाना या मिट्टी का ज़रा रखा था, ऊपर इस कप के ऊपर जो पानी का ड्रॉप एक सर्कल में पड़ा था, उसके अंदर से देखने से वो ज़रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा। तो मेरी कोशिश होती है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को खुल कर बयान ना करें तो जो है फ़ायदा कोई नहीं होगा वीडियो की रिकॉर्ड करने का। उम्मीद है ये सादा सा माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नीचे हम चलते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को डिस्कस करने से पहले इस माइक्रो को समझना ज़रूरी था, जिसको हमने ये सूरज की रोशनी, अंधेरा कमरा, और फिर माइक्रो जो लफ्ज़ निकला है माइक्रोस्कोप से, उसके कॉन्सेप्ट को भी हमने समझ लिया। तो अब हमें पता चल गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे जानदारों को कहते हैं जो कि खुर्दबीन से ही नज़र आते हैं, आँखों से नज़र नहीं आते। हमने खुर्दबीन को एक सिंपल तरीके से बनाकर समझना भी देख लिया। अब नीचे पढ़ते हैं कि ये जानदार क्या होते हैं मज़ीद। ऑल दोज टाइनी ऑर्गेनिज़म्स, ऐसे तमाम छोटे छोटे जानदार, डैट कैन ओनली बी सीन, जिनको सिर्फ देखा जा सकता है अंडर अ माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप के नीचे, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेसन को भी समझ रहे हैं तो आप अपने पास एक पेंसिल पकड़ें, अपनी बुक पकड़ें, और जिस लफ्ज़ के ऊपर मैं पॉइंट करके उसका मानी पढ़ूँ, यहाँ जो मैंने लिख रखे हैं आप भी इसको अपनी बुक पर लिख लें, ताकि आपको बाद में पढ़ने में समझने में आसानी हो। तो ऐसे जानदार जिनको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं उनको हम जो है खुर्दबीनी जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर सराउंडिंग, अब वो कह रहा है ये हमारे इर्द गिर्द हर जगह प्रेजेंट मौजूद होते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं 1, 2 और ये 3, ये पानी के छोटे कतरों को माइक्रोस्कोप में रखकर बड़ा करके उनकी पिक्चर्स उतारी गई हैं। ये सारे के सारे तीनों इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। इनका नाम क्या है, इनके अफ़ाल क्या है, या तो इनको हम आगे चल के पेजेस में पढ़ेंगे या फिर आप इनको बड़ी क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप ये अशकाल जो देख रहे हैं ये मेरी आँखों से नज़र नहीं आती, इनको माइक्रोस्कोप की मदद से बड़ा करके पिक्चर लेके आपके साथ शेयर किया गया है। मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, तो
देयर आर यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनके बुनियादी ग्रोह कितने हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, इकसाम हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स। इनको मुख्तलिफ ग्रुपों में, ग्रोहों में तकसीम किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बुनियाद पर, देयर साइज़, इनके साइज़ की बुनियाद पर, स्ट्रक्चर, इनका जो साख्त है उसकी बुनियाद पर, एंड नीड ऑफ फूड, और इनको किस तरह की खुराक की ज़रूरत होती है, इस बुनियाद पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ और ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर द मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बुनियादी तौर पर दो ऐसी ग्रोह बंदियाँ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की गई हैं। पहले ग्रोह का नाम वायरस है, और अगर साथ एस लगा देंगे ES तो एक से ज़्यादा, ये प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह बैक्टीरिया ज़्यादा को कहते हैं, और अगर एक बैक्टीरिया हो तो उसको हम बैक्टीरियम कहते हैं। तो ये दो इकसाम हैं, वायरसेस और बैक्टीरिया, जो बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होती हैं कैटेगरीज़ या जो ग्रुप बंदी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। सम फंगी आर वेरी स्मॉल। ये जो पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जो स्लाइस होता है ब्रेड का, डबल रोटी का पीस होता है, अगर वो बाहर पड़ा रहे, वहाँ पर नमी हो तो उसके ऊपर फफूंदी सी लग जाती है काले रंग की, ग्रे कलर की, जिसको हम फंगी कहते हैं। तो एंड दे आर आल्सो इंक्लूडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली उसको भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही, इस फफूंदी को भी शुमार करते हैं। तो हमने पढ़ा था वायरस और बैक्टीरिया, की दो इकसाम है। अब हम वायरस को थोड़ा सा तफसील से डिस्कस करते हैं। वायरसेस आर वेरी टाइनी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। तो वायरस बेसिकली, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इंग्लिश में नाम रखा है, हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। तो इसको वो बोल रहा है कि ये वेरी टाइनी, बहुत छोटे, इन्फेक्शियस का मतलब होता है बीमारी फैलाने वाले, यानी कि इनका काम ही बीमारी फैलाना है। पार्टिकल्स ये ज़रात हैं। दे आर द लिंक बिटवीन, अच्छा, इनका शुमार होता है लिविंग, जानदार, एंड नॉन लिविंग, बेजान थिंग्स, चीज़ों में। इनका जो शुमार है वो जानदार और बेजान चीज़ों के दरमियान में होता है, क्योंकि ये जानदार भी हैं और बेजान भी हैं, बल्कि इनके दरमियान में कोई चीज़ है। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये अपनी नस्ल भी बढ़ाते हैं, इनके आगे जो आबादी है वो भी बढ़ती है, लेकिन विद इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जिस जानदार पर हमला करते हैं बीमारी फैलाने के लिए, ये उसी जानदार के अंदर रहकर ही अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। आउट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए इनको बोला गया था कि ये लिविंग हैं। आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और अगर ये किसी जानदार के जिस्म से आउट, बाहर हो जाएं, दे आर नॉन लिविंग, फिर ये बेजान हो जाते हैं, यानी कि फिर इनके अंदर जानदारों वाली कोई प्रॉपर्टी कायम नहीं रहती, ये अपनी आबादी को बढ़ाना भी रोक देते हैं। और दे आर वेरी हार्मफुल, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल, नुकसानदेह हैं टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो ज़िंदा जानदार हैं ये उनके लिए नुकसानदेह होते हैं। दे काज डिसीज़ इन ह्यूमन बींग्स, ये इंसानों में डिसीज़, बीमारियों, काजेज़, वजह बनते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, बीमारियों की वजह बनते हैं। ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि एनिमल्स एंड प्लांट्स, जानवरों और पौधों में भी ये बीमारियां फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल दे काज हेपेटाइटिस, जिसको यरकान कहते हैं, पोलियो, कोविड-19 एंड फ्लू, नज़ला ज़ुकाम इन ह्यूमंस। तो इंसानों में ये जो बीमारियां अभी आपने पढ़ी हैं, अगर हम इंसानों का ब्लड, खून लेकर माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें इस तरह के ज़रात देखने को मिलेंगे, और ये जो ज़रात हैं बेसिकली पार्टिकल्स हैं, ये बीमारी फैलाने वाले पार्टिकल्स हैं, और इन्हीं को वायरस कहते हैं। तो साइंसदानों ने अलग अलग बीमारियों के जो वायरस हैं उनकी माइक्रोस्कोप से पिक्चर्स जब लीं तो वो कुछ इस तरह के नज़र आते हैं। ये पोलियो का वायरस है और ये कोविड-19 का वायरस है, ऐसा ज़रा जो सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इसी तरह ये बैक्टीरियोग्राफ वायरस है। आगे चलें तो जैसे हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया और वायरस दो इकसाम हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो बैक्टीरिया को भी हम पढ़ लेते हैं। वायरस तो टोटल नुकसानदेह हैं, इसका अभी तक किसी भी इंसान को, जानदारों को, पौधों को फ़ायदा कोई नहीं हुआ। अब बैक्टीरिया पढ़ते हैं, क्या ये भी 100% नुकसानदेह हैं या इनका कोई फ़ायदा भी है।
बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो है एक ही सेल से मिलकर बनने वाले जानदार हैं। दे आर फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी हर तरह के माहौल में फाउंड पाए जाते हैं, सर्द इलाकों में भी, बर्फ़ वाले इलाकों में भी, गर्मी वाले इलाकों में भी। दे आर फाउंड इन एयर, ये हवा में, वाटर पानी में, सोयल मिट्टी में, एंड इनसाइड लिविंग थिंग्स, और ज़िंदा चीज़ों के दरमियान मौजूद होते हैं, यानी कि इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर, पानी, मिट्टी, हवा, हर जगह पर ये मौजूद होते हैं। फ्यू बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू ऑर्गेनिजम्स, अब वो बोला कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल नुकसानदेह होते हैं जानदारों के लिए। दे काज डाइसीज़, नुकसानदेह क्यों होते हैं? क्योंकि वो बीमारियों की वजह बनते हैं। इन प्लांट्स, पौधों में, एनिमल्स, जानवरों में, एंड ह्यूमंस, और इंसानों में। कौन सी बीमारियां फैलाते हैं? एग्जाम्पलिंग ग्रेशिया, मिसाल के तौर पर नमोनिया, ये जो बुखार जिसके अंदर खांसी और जो सांस का इशू बनता है। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, आप ये मानी लिख सकते हैं। एंड डायरिया, ये जो पेट ख़राब हो जाता है वगैरह, ETC एट्सट्रा। अ लार्ज नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया आर यूज़फुल, वायरसेस यूज़फुल नहीं थे, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर हमने सीखा कि अ लार्ज नंबर, एक बड़ी तादाद बैक्टीरिया की यूज़फुल, फ़ायदेमंद भी होती है फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए। सम बैक्टीरिया हेल्प, कुछ बैक्टीरिया हेल्प, मदद करते हैं इन द डाइजेशन, हाजमे के अंदर, एंड एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन जज़ब करने में, ऑफ फूड, खुराक को, इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, आंत। आपको पता है जब इंसानी फजला जिस्म से बाहर निकलता है तो वो मैदे के बाद बड़ी और छोटी आंत में पहुंचता है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि मैदे के अंदर खाने को हज़म करते हैं, और उस खाने में से यूज़फुल जो चीज़ें उनको जज़ब करने में भी अपना किरदार अदा करते हैं जब वही खुराक मैदे से छोटी आंत में पहुँचती है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, द बैक्टीरिया विच आर बेनिफिशियल फॉर अस आर कॉल्ड यूज़फुल बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं उनको मुफीद बैक्टीरिया कहा जाता है, कॉल्ड कहलाते हैं। द नंबर ऑफ़ हार्मफुल बैक्टीरिया इज़ वेरी लेस, नुकसानदेह बैक्टीरिया वेरी लेस, बहुत कम है, यानी कि बैक्टीरिया की बहुत कम तादाद ऐसे है जो हमें नुकसान पहुंचाती है, ज़्यादातर ये फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। जो वायरस हैं ये 100% नुकसानदेह हैं, इनका फ़ायदा कोई नहीं है। द नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया इन अ स्मॉल स्पून ऑफ सोयल, अगर आप छोटे चम्मच के अंदर मिट्टी लें और उसके अंदर बैक्टीरिया की तादाद को जानना चाहें, इज़ आलमोस्ट इक्वल, तो ये तकरीबन इक्वल, बराबर होगी टू द नंबर ऑफ़ पीपल, लोगों की तादाद के, लिविंग इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका, तो बरे आज़म अफ्रीका के अंदर जितने लोग मौजूद हैं उतने तादाद के अंदर बैक्टीरिया सिर्फ़ एक चम्मच मिट्टी के अंदर पाए जा सकते हैं, लेकिन उनका जो साइज़ है वो इतना छोटा होता है कि वो एक चम्मच के अंदर भी इतनी ज़्यादा तादाद समा जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया डिवाइडेड इन टू 3 टाइप्स, तो अगर इनकी शक्लों की बात की जाए तो बैक्टीरिया को 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। राउंड, गोल गोल, रोड शेप्ड, एक राड की शक्ल के, एंड स्पाइरल और स्प्रिंग जैसे। तो अभी आप देख सकते हैं जो राउंड बैक्टीरिया हैं ये पिंक कलर इस तरह के होते हैं, गोल गोल, रोड शेप जैसे एक खीरा, कुकुम्बर, ये वो इस तरह के होते हैं, और स्पाइरल जैसे एक स्प्रिंग, या आप ये समझ सकते हैं जैसा एक सुंडी या लार्वा होता है, लेकिन ये हमें आँखों से नज़र नहीं आते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे चलते हैं। तो हमने पिछले पेज में ये पढ़ा था कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं इनकी 2 किस्म हैं, वायरस और बैक्टीरिया, लेकिन एक तीसरी किस्म भी है, फंगी। तो अब हम वायरस, बैक्टीरिया के बाद फंगी को भी डिस्कस करेंगे अगले पेज पर। तो वो बोलता है फंगी आर सिंपल ऑर्गेनिज़म्स, ये फंगी सादा से जानदार हैं, डेट आर नेदर लाइक प्लांट्स, जो कि ना तो लाइक होते हैं किस जैसे, ना तो पौधों जैसे होते हैं, नोर लाइक एनिमल्स, ना ही जानवरों जैसे होते हैं। इन देयर करेक्टरिस्टिक्स, अपनी खसूसियात में, यानी कि इनकी जो खसूसियात हैं फंगी की वो ना तो पौधों जैसी हैं ना ही जानवरों जैसी हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक भी खुद तैयार नहीं कर सकते, बनाना, तैयार करना। दे ऑफन ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, वो आम तौर पर अक्सर ग्रो उगते हैं, जो पैदा होते हैं ऑन डेड
ऑर्गेनिज्म, मुर्दा जानदारों पर ये जो है नशोनुमा पाते हैं ऑर्गेनिजम्स जानदारों। और डिकेइंग मैटर यानी या फिर ऐसी चीज़ जो कि गल सड़ रही हो उसके ऊपर फंगी जो है वो उगती है। दे डिकम्पोज डेड मैटर इनटू सिंपल मटेरियल्स, ये डेड मरे हुए मुर्दा मैटर मवाद चीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब उसको तोड़ फोड़ देते हैं, उसको जो है ज़रात में गला सड़ा देते हैं इनटू सिंपल मटेरियल्स, और उनको सिंपल बना देते हैं। दे देन फिर वो एब्जॉर्ब दीज सिंपल मटेरियल्स एज देयर फूड, यानी कि ये एक बड़ा सा संतरा है, इसके ऊपर आपको ये फंगस नज़र आ रही है। तो ये फंगस पहले इस बड़े से संतरे को गलाएगी, सड़ाएगी और ये ग्रे और वाइट कलर का पाउडर सा बन जाएगा, यानी कि सिंपल ज़रात। और फिर इन्हीं सिंपल ज़रात को फंगस जो है अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल कर लेगी। सम फंगी ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग प्लांट्स, कुछ फंगी यानी कि फंगस की कुछ किस्में ऐसी हैं जो कि अपना ऑब्टेन हासिल करते हैं फूड खाना फ्रॉम लिविंग प्लांट्स, ज़िंदा पौधों से, एंड एनिमल्स और जानवरों से, एंड काज डिसीज़ इन दैम, यानी कि फंगस क्या करती है, ज़िंदा पौधों और जानवरों से अपना खुराक हासिल करती है और इस का असर ये होता है एंड काज डिसीज़, और उनमें ये बीमारियां फैला देती है इन दैम। मिसाल के तौर पर रिंग वॉर्म एंड एथलेटिक फुट आर ह्यूमन डिसीज़, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इंसानों के अंदर फंगस की वजह से होती हैं। इसकी पिक्चर जो है अगले पेज पर आपको देखने को मिलेगी, ये आप देख सकते हैं एथलेटिक फुट, ठीक है, और ये रिंग वॉर्म जैसे जिसे आप कहते हैं ना, ये रेड कलर का जिस्म के ऊपर निशानात बन जाते हैं। ये दोनों बीमारियां जो हैं ये बैक्टीरिया की वजह से ही फंगस की वजह से ही ये दोनों बीमारियां होती हैं। और फंगस यानी कि फंगी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। ड्यू टू फंगी यीस्ट, अब ये जो खमीर जो हम आटे में डालकर ब्रेड या केक बनाते हैं, मोल्ड, ये जो स्लाइस के ऊपर डबल रोटी के ऊपर लगता है इसी संतरे की तरह का, एंड पेंसिलिन, और पेंसिलिन ये जो आप समझ लें कि एक दवाई है, आर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंगी, ये सारी जो है खुर्दबीनी फंगी की मिसालें हैं। नीचे हम देख सकते हैं फंगी डेट काज एथलेटिक फुट, अभी आपको मैंने इधर ये जो पाँव दिखाया था, जब इसका माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इस तरह के हमें फंगी के पीसीस देखने को मिले। इसी तरह ये यीस्ट है जो आपको बाज़ार से मिलता है, जो आप आटे में डालकर उसको फुला करके उसकी ब्रेड या की केक वगैरह बनाते हैं। आगे हम मूव करते हैं, मशरूम्स आर लार्ज फंगी, अब ये जो खुम्बियाँ होती हैं ये भी फंगी की ही एक किस्म है और ये लार्ज, ये बड़ी बड़ी होती हैं। मैनी मशरूम्स आर ईटन, बहुत सी मशरूम्स खुम्बियाँ जो हैं खाई जाती हैं एज़ फूड, खाने के तौर पर। सम मशरूम्स आर पॉइजनस, और कुछ खुम्बियाँ पॉइजनस जहरीली भी होती हैं जिनको खाने से इंसान बीमार या फिर जान से भी जा सकता है। डू यू थिंक डैट वायरसेस आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वाई, वो पूछ रहा है कि क्या वायरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्यों। तो इस क्यों का एक जवाब ये है कि ये अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। जब ये किसी ज़िंदा जानदार जानवर के अंदर जाते हैं उसको तो बीमार करते हैं, लेकिन फिर उसको अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल करके उसके अंदर अपनी आबादी बढ़ाते हैं। इन व्हाट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट कैन बैक्टीरिया लिव, बैक्टीरिया कौन सी इन्वायरमेंट माहौल में रह सकते हैं, तो ये हर तरह के सर्दी, गर्मी, बर्फ़ और हर तरह का जो जानदार होता है उसके जिस्म के अंदर हर तरह की एनवायरनमेंट में इनको हम देख सकते हैं, ये वहाँ पर मौजूद होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डीकम्पोजर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म खुर्दबीनी जानदार जो आँख से नज़र नहीं आते, उनका किरदार एज डीकम्पोजर, गलाने सड़ाने वाले, यानी कि ये किस तरह से चीज़ों को गला सड़ा कर ख़त्म कर देते हैं, कैसे किरदार अदा करते हैं। ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन, गलने सड़ने के अमल में बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, तो बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, जो खाना होता है, चाहे वो संतरा हो, डबल रोटी का पीस हो, केक का पीस हो वगैरह, या कोई चूज़ा या कोई भी चूहा, कोई भी जानदार जिंदा जो मर जाए, तो उसके ये
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, नामियाती मॉलिक्यूल्स को ब्रेक तोड़ देते हैं एंड डेड बॉडीज़ इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। आपने देखा होगा अगर किसी जगह पर कोई ज़िंदा चिड़िया वगैरह पड़ी हो तो वो 3-4 हफ्तों के बाद एक वहाँ पर पाउडर सा ही देखने को मिलता है, उसका गोश्त वगैरह सब कुछ गल सड़ जाता है, बल्कि पाउडर में बदल जाता है। और ये सारे वो जो पाउडर होता है उसको हम सिंपल कंपोनेंट्स बोलते हैं। और ये सारा का सारा प्रोसेस फंगी और बैक्टीरिया की मदद से होता है। द ऑर्गेनिजम्स विच डू डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। तो ऐसे जानदार जो उस चिड़िया के जिस्म को, जो उस डबल रोटी के स्लाइस को, माल्टे को पाउडर बना देते हैं, बिल्कुल गला सड़ा देते हैं, वो गलने सड़ने के पीछे जो खुर्दबीनी जानदार अपना काम कर रहे होते हैं, उन्हीं जानदारों को, खुर्दबीनी जानदारों को डिकम्पोजर कहा जाता है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीजेज। तो कोई चीज़ कितनी जल्दी गले सड़ेगी, बढ़ेगी विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। अगर वहाँ पर दर्जा हरारत इंक्रीज़ बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी नमी बढ़ जाती है, एंड ऑक्सीजन, और अगर वहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ जाती है यानी कि दर्जा हरारत, नमी और ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो गलने सड़ने का अमल भी इंक्रीज़ बढ़ जाता है। समटाइम्स दिस प्रोसेस बिकम्स ट्रबलसम फॉर अस। तो बाज़ात ये जो प्रोसेस है हमारे लिए परेशान कुन हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम सही ब्रेड बाज़ार से लाए, हमें 1 या 2 दिन याद भूल गया, हमने बाहर ही छोड़ दी, तो इससे पहले कि वो हम उसको इस्तेमाल करें, बैक्टीरिया वगैरह और डिकम्पोजर्स उसको गलाना सड़ाना, उस पर फंगस उगना शुरू हो जाती है और फिर ये चीज़ें हमारे लिए परेशान कुन होती हैं। इसी तरह अगर हम घर में थोड़ी सब्ज़ी ज़्यादा ले आएँ, प्याज या आलू वगैरह, अगर हम उन पर ध्यान ना दें, दर्जा हरारत ज़्यादा हो, नमी हो और हमारा उस पर ध्यान ना जाए, तो वो हमारे जो आलू हैं या टमाटर हैं या कोई भी सब्ज़ी है वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है, जो कि हमारे लिए परेशान कुन है। बट दिस प्रोसेस इज़ आल्सो यूज़फुल टू अस। लेकिन वो कह रहा है ये प्रोसेस, ये मरहला हमारे लिए यूज़फुल भी है, क्योंकि अगर डिकम्पोजर्स ना होते, गलाने सड़ने वाले जानदार ना होते, तो दुनिया में जितनी भी कचरे के ढेर हैं, जितनी भी ऐसी जगह पर चीज़ें हैं, वो हमेशा अपनी असल हालत में ही रहती और कभी भी वो मतलब कि ख़त्म होने के बाद आपको जैसे प्लास्टिक या लोहे के टुकड़े आपको लंबे अरसे तक देखने को गिरे मिलते हैं। तो ये भी सब्ज़ियाँ जानदार जो जान से चले जाते हैं, जैसे चूज़े या चूहे वगैरह, वो हमें वैसे ही देखने को मिलते अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी कि खुर्दबीनी डिकम्पोजर गलाने सड़ने वाले जानदार ना होते। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़फुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन। तो अभी हमने लास्ट में एक लाइन पढ़ी थी कि ये हमारे लिए मुफीद होते हैं, तो हम इन यूज़फुल मुफीद इफ़ेक्ट्स असरात को पढ़ते हैं ऑफ डिकम्पोजिशन। तोड़ फोड़ गलने सड़ने के मुफीद असरात को हम पढ़ते हैं। बाय डिकम्पोजिशन, तोड़ने फोड़ना, गलना सड़ना, बाय से द कम्प्लेक्स मैटर प्रेजेंट इन द डेड बॉडीज़, पेचीदा मादा जो कि मरे हुए जिसाम के अंदर होता है। कौन से जिसाम? ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों के भी और जानवरों के भी। ब्रेक इनटू सिंपल कंपोनेंट्स, तो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनको सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक तोड़ फोड़ देते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैसेज आर रिलीज्ड बैक। आपने अक्सर देखा होगा किसी जगह पर अगर कोई बिल्ली मरी हो, चूहा मरा हो, तो आप वहाँ के या फिर सब्ज़ी गली सड़ी पड़ी हो, तो वहाँ से जब हम पास से गुज़रें तो हमें एक मखसूस किस्म की और बहुत बुरी सी स्मेल, एक बदबू सी आती है। वो बस बेसिकली वो बदबू कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसों की ही होती है, जो कि उस मुर्दा जिस्म से निकल रही होती हैं। और इन गैसों को निकलने के पीछे यही डिकम्पोजर्स अपना काम कर रहे होते हैं, खुर्दबीनी जानदार। और ये गैसें जब निकलती हैं तो हमें वो रिलीज बैक इन द एनवायरनमेंट, तो वो गैसें निकल कर माहौल में शामिल हो जाती हैं और पीछे वो जो बॉडी होती है, चाहे वो पौधा हो या कोई जानवर हो, वो बिल्कुल गरसल के ख़त्म हो जाता है। तो उसकी गैसें वापस माहौल में चले जाती हैं और बाकी हमें देखने को क्या मिलते हैं? सिंपल कंपोनेंट्स, पाउडर या फिर बारीक बारीक ज़रात। द प्रोड्यूसर्स फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स,
जो प्रोड्यूसर्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसा कि प्लांट्स पौधे यूज़ दीज सिंपल मटेरियल्स अगेन टू मेक देयर फूड। तो अगर आपने देखा होगा कि जो सब्ज़ियों की बाकियात हैं हम छिलके वगैरह अगर ज़मीन में दबा दें तो वो खाद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ज़मीन में जाने के बाद ज़मीन के अंदर मौजूद बैक्टीरिया उनको गला सड़ा देते हैं और फिर वो जो सिंपल कंपोनेंट्स बनते हैं तो पौधों की जड़ों में जज़ब होकर टू मेक देयर फूड पौधे उनको सिंपल कंपोनेंट्स को अपनी खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसको खाते हैं और पौधे पहले की निस्बत तेज़ी से नशोनुमा पाना शुरू कर देते हैं। यही इस लाइन का मतलब है। इन दिस वे डीकम्पोजर्स रिसाइकल द मैटर ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक। तो इस तरह से जो डीकम्पोजर्स होते हैं रिसाइकल कर देते हैं मादे को एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक आपने पढ़ा होगा 4th क्लास में भी कि जो जानदार माहौल की चीज़ें हैं जैसे पौधे हो गए, जानवर, और बायोटिक ऐसे कंपोनेंट्स हैं माहौल के जो बेजान होते हैं जैसे सूरज हो गया, हवा हो गई। आगे हम मूव करते हैं, यही कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट जो आपने नीचे पढ़ा बायोटिक और एबायोटिक, वो वापस माहौल में चले जाते हैं। डीकम्पोजर जब किसी चीज़ को गला सड़ा देते हैं, इफ़ डीकम्पोजर्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब वो कहता है कि अगर डीकम्पोजर्स ना होते, ऐसे खुद भी नहीं जानदार जो गलाते हैं सड़ाते हैं वो ना होते, एग्जिस्ट वजूद ना होता, नोट ना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू देयर सिंपल कंपोनेंट्स। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता कि मुर्दा अजसाम को ब्रेक तोड़ा फोड़ा जाता इनटू सिंपल सादा कंपोनेंट्स हिस्सों में, ज़रात में, टू मेक दीज अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो आपने देखा होगा कि मतलब कि जो सब्ज़ियां हैं वो गल सड़ के वापस मिट्टी में शामिल हो जाती हैं और उसी मिट्टी से पौधे उसको खुराक में बना के दोबारा पौधा ज़मीन से उग जाता है और इस साइकिल को हम इकोसिस्टम कहते हैं। लेकिन ये इकोसिस्टम मुकम्मल ना हो पाता अगर डीकम्पोजर्स ना होते। मुफीद के बाद अब हम हार्मफुल नुकसानदेह इफ़ेक्ट्स पढ़ लेते हैं। असरात ऑफ डीकम्पोजिशन, गलने सड़ने का अमल। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डैमेज नुकसान पहुंचाते हैं फूड खुराक को एंड वुड लकड़ी को बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। तो ये जो गलने सड़ने का अमल है जो जानदारों की मदद से होता है जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी कहते हैं, ये हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं कि ये खाने को ख़राब कर देते हैं और जो लकड़ी है उसको भी ख़राब कर देते हैं। बिकॉज ऑफ दैम मिल्क इज स्पॉइल्ड। आपने अक्सर देखा होगा कि जो दूध है वो फट जाता है, तो ये इन्हीं की वजह से होता है। ब्रेड गेट्स मोल्ड, ये जो डबल रोटी के ऊपर फंगस लगती है, तो ये जो फंगस लगती है ये भी मोल्ड जिसे कहते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही लगती है। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डीकम्पोज, यानी कि एक संतरा अगर ये आप सेब नज़र आ रहा है ज़्यादा अरसा बाहर पड़ा रहे तो दर्जा हरारत और नमी की वजह से ये गल सड़ जाता है और ये गलना सड़ना माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से ही होता है, जिसको वो एज आ हार्मफुल नुकसानदेह असरात। हमारे पास इसके फ़ायदे भी बहुत हैं और अगर ये ना होते तो हम जो सेब हैं चाहे कितना अरसा बाहर रखते ये कभी भी ख़राब ना होते। लेकिन फिर इसका नुकसान ये होना था तो कि जो हमारी फालतू की सब्ज़ी के छिलके हैं वो भी हमेशा के लिए हमारे माहौल में मौजूद रहते, जैसे प्लास्टिक के टुकड़े, शीशे के टुकड़े मौजूद रहते हैं, उन पर डीकम्पोजर्स का कोई असर नहीं होता। तो डीकम्पोजर्स का फ़ायदा भी है और ये नुकसान भी है। हाँ, अगर हम इन फलों को अपनी जो साइंसी ईजादात हैं फ्रिज वगैरह में इस्तेमाल करके महफूज कर लेते हैं तो फिर इन पर डीकम्पोजर्स का असर नहीं होगा। डायसीज़ कास्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं खुर्दबीनी जानदार, इनसे कौन सी बीमारियां फैलती हैं? मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर अ काज ऑफ डायसीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज़म खुर्दबीनी जानदार पौधों और जानवरों में बीमारियों की वजह बनते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। काज द माइक्रो ऑर्गेनिज़म डैट काज डायसीज़ इन देयर होर्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो खुर्दबीन से नज़र आने वाले, आँख से नज़र ना आने वाले ऐसे जानदार जो अपने मेज़बान में यानी कि जिस जानवर या इंसान के अंदर वो दाखिल हो जाएं और उस जानवर या इंसान के अंदर वो डायसीज़ बीमारी फैला दें कोई भी, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस भी इंग्लिश का ही लफ्ज़ है, इसको हम ऐसे ही याद करेंगे। द डायसीज़ ऐसी बीमारियां डैट अकर ड्यू टू दैम आर कॉल्ड इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शंस, आपने अक्सर नाम सुना होगा कि जिल्द पर इन्फेक्शन हो गया, यानी कि आपको जिस्म पर कोई कट लगा और आपने उसकी देखभाल नहीं की, उसके अंदर जरासीम
बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं और उस ज़ख़म को मज़ीद गलाना सड़ाना शुरू कर देते हैं। और इससे पहले कि आप उसका अगर इलाज ना करें तो वो जो है ख़तरनाक भी हो जाता है। इसको इन्फेक्शन कहते हैं। ये इन्फेक्शन हमारा बैरूनी भी हो सकता है और जिस्म के अंदर भी किसी जगह पर हो जाता है। और तो ऐसे गलना सड़ना जो इंसान को डायसीज़ बीमारियों में मुब्तला करे उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं और ऐसी बीमारियों को इन्फेक्शियस डायसीज़ कहते हैं। द इन्फेक्शियस डायसीज़ कैन स्प्रेड क्विकली फ्राम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मदद से बीमारियां फैलती हैं वो सिर्फ जिस इंसान को लगें उसी तक महदूद नहीं रहती बल्कि स्प्रेड फैल जाती हैं क्विकली जल्दी से फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर, यानी कि एक जानदार से दूसरे जानदार को। ये ऐसे ही जैसे आपको छींक आई, आपको ज़ुकाम था तो आपके नाक और मुंह से जो छींटें निकली उनके अंदर या जो हवा निकली उनके अंदर मौजूद जरासीम जब कोई दूसरा आदमी आपके साथ हाथ मिलाएगा या अपने नाक मुंह आँख खुली जगहों को टच करेगा तो ये जरासीम यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे जानदार के अंदर चले जाएंगे और उसको भी उसी बीमारी में मुब्तला कर देंगे। हेपेटाइटिस, फ्लू, पोलियो, कोविड-19, मीसल्स यानी कि खसरा और मम्प्स ये कान पेड़े आपने अक्सर नाम सुना होगा। ये सारी बीमारियाँ इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होती हैं। तो डायसीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया। अब हम बारी बारी बैक्टीरिया, फंगस वगैरह से जो बीमारियां फैलती हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो जो बैक्टीरिया है, निमोनिया जो सांस का मसला बनता है जिसमें खांसी वगैरह और सर्दी लगती है, ये बीमारी टाइफाइड बुखार जो है, कोलेरा यानी कि हैज़ा जिसके अंदर उल्टी वगैरह पेट का इशू बनता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी भी कहते हैं, तपदिक भी कहते हैं, खांसी, ये सारे बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। तो इन बीमारियों के अंदर जब कोई एक जानदार मुब्तला होता है यानी कि इंसान और अगर उसके साथ कोई दूसरा जानदार अटैच है तो ये बीमारियाँ उस तक मुंतकिल हो सकती हैं। डायसीज़ काज्ड बाय फंगस। तो फंगी यानी कि फंगस के ज़रिए कौन सी रिंग वॉर्म ये जो आपको पहले दिखाया है, ये जो जिस्म पर रेड कलर के निशान आता है, ख़ारिश वगैरह। एथलेटिक फुट यानी कि पाँव की उंगलियों के दरमियान ये जो जिल्द है ये गलना सड़ना शुरू हो जाती है। स्मिट, ये पौधों के अंदर आप ये ऐसा दिख रहा होगा कि जैसे मकड़ी का जाला है, तो ये बेसिकली जाला नहीं, ये भी फंगस लगी है इस पौधे को जो इलाज ना किया गया, स्प्रे वगैरह या जो भी माहिरीन ज़राअत तजवीज़ करें तो ये पौधा ख़त्म हो जाएगा। एंड रस्ट, आपने अक्सर पौधों के पत्तों पर इस तरह के धब्बे देखे होंगे, ये ग्रीन कलर का पत्ता है और ये धब्बे हैं, तो ये इस पत्ते को जब फैल जाते हैं तो ख़त्म कर देते हैं। पूरे पौधे पे अगर फैल जाएं तो पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। ये सारी बीमारियां फंगी यानी कि फंगस की वजह से होती हैं। आगे हम मूव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बीमारियां एक शख्स से दूसरी शख्स में जानदार में मुंतकिल होती हैं, इसी से रिलेटेड एक सरगर्मी है एक्टिविटी 2.2। तो व्हेन अ बॉय केम होम, जब एक लड़का स्कूल से घर वापस आता है, ही फेल्ट हंग्री, उसे भूख महसूस हो रही है इस बच्चे को। ही सा रॉ चिकन इन द किचन, उसने अपने बावर्ची खाने में कच्चे चिकन को, मुर्गी के गोश्त को देखा। ही टुक अ पीस ऑफ चिकन, उसने एक छोटा सा जो है मुर्गी का पीस का टुकड़ा उठाया। पुट पेपर, उसके ऊपर काली मिर्च लगाई, एंड साल्ट और नमक लगाया, एंड कुकड और इसको पकाया, एंड एट इट वाइल वाचिंग टीवी, और टीवी देखते हुए इस गोश्त के टुकड़े को खा लिया। एट मिडनाइट, रात के वक़्त, आधी रात को, ही गोट अप ड्यू टू डायरिया, उसे डायरिया, फीवर, बुखार, एंड स्टमक पेन और मैदे में पेट में दर्द महसूस होगा। इन ही स्कूल देर वाज अ एपिडेमिक ऑफ डायरिया, उनके स्कूल में डायरिया का मरज़, वबा, एपिडेमिक यानी कि वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका था। उनके स्कूल में हर बच्चे को ये मरज़, हर दूसरे तीसरे बच्चे को ये मरज़ लाहिक था। सो हिज मदर मेट द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, उसकी अम्मी उसके स्कूल जाकर प्रिंसिपल से मिलती है। शी आस्क्ड द प्रिंसिपल टू इन्वेस्टिगेट आइटम्स बीइंग सोल्ड एट द कैंटीन, वो प्रिंसिपल से कहती है कि आप जो है तहकीक करें अपने स्कूल की कैंटीन में कौन सी चीज़ें बिकती हैं। द प्रिंसिपल एग्रीड, प्रिंसिपल ने इत्तेफाक किया कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर द स्प्रेड ऑफ द एपिडेमिक इन स्कूल, और उसका प्रिंसिपल कहता है कि मैं कैंटीन में जाके पता कराऊँगा कि कौन सी चीज़ें वहाँ पर बिक रही हैं जो हमारे स्कूल के अंदर ये डायरिया का मरज़ फैल रहा है। इन योर ओपिनियन वाई डिड द बॉय फॉल इल,
इसके अंदर बहुत सी वजूहात हैं कि उसने हाथ धोए बगैर खाना खाया या स्कूल के अंदर कोई ऐसी चीज़ खाई जिसके अंदर जरासीम थे और वो जरासीम उसके पेट के अंदर चले गए। और तीसरी वजह, घर आने के बाद जो उसने मुर्गी का गोश्त खाया था, मे भी उसने उसको ठीक तरह से पकाया ना हो, क्योंकि मुर्गी जब दाना दुनका खाती है तो उसके अंदर भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जा सकते हैं जो कि इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं। अगर हम उनको गोश्त को अच्छी तरह से पका कर ना खाएं तो वो जरासीम, वो बैक्टीरिया ज़िंदा रहते हैं और इंसान के जिस्म में जाकर उसको बीमार कर देते हैं। ये मेरा ओपिनियन था और इस तरह आप अपना ओपिनियन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, ये जो मुतअद्दी बीमारियाँ होती हैं, फैलने वाली बीमारियाँ होती हैं, एंड ट्रांसमिशन टू ह्यूमंस, और इंसानों में इनकी मुंतकली, यानी कि किस तरह बीमारियां एक इंसान से दूसरे को मुंतकिल होती हैं। द 5 मेन वेज़, 5 बुनियादी वेज़, तरीके हैं, रास्ते हैं फॉर द ट्रांसमिशन, मुंतकली के, ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, ये जो इन्फेक्शियस मतलब कि ऐसी बीमारियां जो गलने सड़ने से, जो आपने पीछे भी पढ़ा था अभी, यहाँ पर इन्फेक्शियस यानी कि बीमारी फैलाने वाली, तो वही बात यहाँ पर इसने रिपीट की है। आर एयर, हवा, वाटर पानी, फूड खाना, एनिमल्स जानवर, एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि बराह रास्त कॉन्टैक्ट करना, ताल्लुक़ करना। तो यहाँ पर हमने सीखा कि ये जो बीमारियाँ हैं हवा, पानी, खाना, जानवरों और बराह रास्त ताल्लुक़ से फैल सकती हैं। बराह रास्त ताल्लुक़ का मतलब है आपने किसी से हाथ मिलाया, वो बीमार था और आपने हाथ धोए बगैर वही हाथ की मदद से कुछ खा लिया तो जरासीम आपके अंदर चले गए। तफसील से हम इनको पढ़ते हैं। एयरबोर्न डिसीज़, व्हेन अ पेशेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिसीज़ कफ्स, जब किसी बीमारी के अंदर ख़ास जरासीम फैलाने वाली बीमारी के अंदर कोई मरीज़ मुब्तला होता है और वो कफ्स खांसता है, स्नीज़ छींकता है और टॉक्स या बातें करता है मुंह खोलकर, दैन सम वायरसेस, फिर सम कुछ वायरस एंड बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया आर रिलीज्ड, निकल जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से बाहर निकलते हैं, एंड डिस्पर्स्ड इन द एयर, और हवा में वो जो है शामिल हो जाते हैं। व्हेन अ हेल्थी पर्सन ब्रीथेस इन दिस एयर, जब एक सेहतमंद शख्स इसी हवा में सांस लेता है, ब्रीथेस सांस लेता है, दीज पैथोजेंस एंटर हिज बॉडी, अब ऐसे जानदार, खुर्दबीनी जानदार, आँख से नज़र ना आने वाले जानदार जो किसी जिस्म के अंदर जाकर उसको बीमार करते हैं, उसको पैथोजेंस कहते हैं। चूँकि अब ये किसी के जिस्म के अंदर दाखिल होने लगे हैं और ये बीमारी के फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, इसी वजह से इनका नाम पैथोजेंस यहाँ पर पुकारा गया है कि ये पैथोजेंस जिस्म के अंदर जाते हैं एंड ही बिकम सिक, और वो सेहतमंद शख्स भी बीमार हो जाता है। सच इन्फेक्शियस डिसीज़ आर कॉल्ड एयरबोर्न डिसीज़, यानी कि ऐसी बीमारियाँ जो सिर्फ किसी के हवा में सांस लेने से ही उसको लग जाएं, उनको हम एयरबोर्न डिसीज़ कहते हैं। जैसे कुछ साल पहले कोविड-19 आया था, इसी तरह नज़ला ज़ुकाम या फिर ये जो टीबी होती है, खांसी वगैरह। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से जो है हमेशा बचा कर रखें। तो आगे मूव करते हैं। वाटर बोर्न डिसीज़, ऐसी बीमारियां जो पानी के ज़रिए फैलती हैं। द पैथोजेंस ऑफ सम डिसीज़ आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, वो कह रहा है कि कुछ पैथोजेंस, बीमारी फैलाने वाले जरासीम पानी के ज़रिए भी ट्रांसमिट, मुंतकिल होते हैं, अंदर चले जाते हैं इंसानों के या जानदारों के। सच डिसीज़ अकर व्हेन समवन यूजेस पोल्यूटेड वाटर फॉर ड्रिंकिंग और इन फूड, जब आप एक गंदा पानी जिसके अंदर कोई गंदगी मिली हो, पानी को या तो आपने ढांप के ना रखा हो, या उसके अंदर मक्खियाँ या फिर गटर का पानी या कोई भी गंदा पानी उसके अंदर शामिल हो जाए और उसी पानी को आप ड्रिंकिंग पी लेते हैं या फिर खाने में डाल लेते हैं खाना पकाते हुए, तो ये जो बीमारियां हैं उस खाने वाली चीज़ को खाने से या उस पानी गंदे को पीने से आपके जिस्म के अंदर पैथोजेंस जब एंटर हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो आप बीमार हो जाते हैं। ऐसी बीमारियों की किस्मों में डायरिया, टाइफॉइड, सम डिसीज़ ऑफ आइज़, आँखों की कुछ बीमारियां, एंड स्किन, और जल्द की कुछ बीमारियां आर वाटर बोर्न डिसीज़, वाटर बोर्न डिसीज़ की कैटेगरी में आती हैं। फूड बोर्न डिसीज़, अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो खाना खाने से फैलती हैं। तो पैथोजेंस ऑफ सम डिसीज़ आर प्रेजेंट इन कंटेमिनेटेड फूड, जैसे कि आप अपने अक्सर गलियों में, सड़कों पर देखा होगा, कुछ लोग
दही बल्ले, चना चाट वगैरह बेचते हैं, समोसे बेचते हैं, लेकिन उनको ढांप कर नहीं रखते। पास से जब कोई मोटरसाइकिल वाला, बाइक वाला गुज़रता है तो सड़क पर मौजूद बेहद गंदगी और जो मट्टी है गंदी, वो उड़कर उन्हीं खाने पीने वाली चीज़ों पर डलती है, जिससे वो आलूदा हो जाती है, कंटेमिनेटेड हो जाती है। और यही खाना जब ऑन ईटिंग सच टाइप्स ऑफ फूड, जब यही खाना जब कोई सेहतमंद शख्स खाता है तो वो जो मिट्टी के अंदर पैथोजेंस होते हैं, बीमारियां फैलाने वाले जरासीम, एंटर ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर चले जाते हैं एंड कासेस डिसीज़, और बीमारियों की वजह बनते हैं। कौन सी बीमारियां हैं इस कैटेगरी में आती? बहुत ज़्यादा हैं, कुछ यहाँ पर लिख दी हैं: कोलेरा, हैज़ा, हेपेटाइटिस एंड टाइफॉइड, और ये टाइफॉइड वगैरह। तो अगेन साथ में लसतवा भी है कि अल्लाह हमें इन सब बीमारियों से बचा कर रखे, और हमें शाउर भी होना चाहिए कि हम कौन सी एहतियातें इस सिलसिले में कर सकते हैं। फूड बोर्न के बाद है हमारे पास एनिमल बोर्न डिसीज़। सम एनिमल्स आल्सो ट्रांसमिट पैथोजेंस फ्रॉम वन ह्यूमन टू द अदर। कुछ जानवर भी जो पैथोजेंस, बीमारी फैलाने वाले जरासीम होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ जानवर भी उनको एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन मॉस्किटो, जब मच्छर मॉस्किटो बाइट्स, आपको काटता है, एंड सक्स ब्लड, सक्स चूसना, ब्लड ऑफ अ पेशेंट ऑफ मलेरिया और डेंगू, जब किसी मरीज़ को मलेरिया या डेंगू हो तो उस शख्स के खून के अंदर मलेरिया और डेंगू के पैथोजेंस मौजूद होते हैं। इन्हीं पैथोजेंस को जब मच्छर चूसता है तो वो अपने अंदर ले जाता है, और उसी मच्छर को जब दोबारा तलब होती है, भूख लगती है, तो वो इट टेक्स पैथोजेंस फ्रॉम पेशेंट। तो जब वो दूसरे किसी सेहतमंद शख्स को जाकर जब दोबारा खून चूसता है तो वही पुराने पहले जो मरीज़ से उसने खून चूसा था, उसके पैथोजेंस उसके जिस्म में मौजूद थे, तो नए शख्स के अंदर वो दाखिल कर देता है, बल्कि वो खुद ब खुद दाखिल हो जाते हैं। इस तरह उस नए शख्स को भी वही बीमारी मलेरिया या डेंगू हो जाता है। व्हेन इट बाइट्स अ हेल्थी पर्सन, जब वो सेहतमंद शख्स को काटता है, इट ट्रांसमिट्स दोज पैथोजेंस इनटू हिम। तो उसने वो जो पिछले शख्स से, मरीज़ से पैथोजेंस को अब चूसा होता था, सक्स किया होता था, तो वो नए इंसान के अंदर भेजकर उनको भी बीमार कर देता है मॉस्किटो। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो बराह रास्त ताल्लुक़ से किस तरह से जरासीम फैल सकते हैं, बीमारियां ट्रांसमिट मुंतकिल हो सकती हैं। सम डिसीज़ आर ट्रांसमिटेड बाय शेकिंग हैंड्स। कुछ बीमारियां हाथ में लाने से ट्रांसमिट, एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाती हैं। और बाय टचिंग आर्टिकल्स यूज्ड बाय द, या उन चीज़ों को टच करने से यूज्ड बाय द पेशेंट। यानी कि अगर किसी मरीज़ ने किसी चीज़ को टच किया था और आपने भी उसी को टच किया, तो जिस शख्स ने उसको टच किया उसी चीज़ के ऊपर मरीज़ के जरासीम मौजूद थे जो दूसरे में मुंतकिल हो जाते हैं। तो कोविड-19, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम एंड हेपेटाइटिस आर एग्जांपल्स ऑफ सच डिसीज़। इन बीमारियों की मिसालें हैं। तो ये जो जरासीम है ये किस तरह से फैलते हैं, इसकी एक छोटा सा एक्टिविटी के अंदर वजाहत की गई है। ये मैं जल्दी से आपके साथ पढ़ूँगा और फिर आपने इसको जो है ज़हन नशीन कर लेना है, समझ लेना है। डू यू वांट टू नो हाउ फार जर्म्स कैन ट्रैवल ऑन कफिंग एंड स्नीजिंग? क्या आप जानते हैं खांसी और छींकने से जरासीम कितनी दूर जाते हैं, ट्रैवल सफ़र कर सकते हैं। फॉर दिस यू विल नीड अ बैलून। इस चीज़ को समझने के लिए आप एक गुब्बारा लें, टाइनी पीसीज ऑफ पेपर और ग्लिटर्स। आपने मस्कारा या छोटे छोटे कागज़ के सफ़ात को फाड़ कर उनके टुकड़े बना लेने हैं। पुट द टाइनी पीसीज ऑफ पेपर, कागज़ के छोटे टुकड़ों को आपने बैलून के अंदर गुब्बारे में डाल देना है। देन इन्फ्लेट द बैलून, आप गुब्बारे को फैलाएं एंड क्लोज द माउथ ऑफ द बैलून विद 2 फिंगर्स। तो आपने बेसिकली वो जो गुब्बारा होगा उसके फैलाने के बाद इस तरह पकड़ लेना है और थोड़ी थोड़ी करके उसकी हवा निकालनी है। एंड क्लोज द माउथ विद 2 फिंगर्स, देन ओपन द माउथ ऑफ द बैलून। फिर आपने जब ऐसे उसको खोलना है तो उसके अंदर से वो पेपर्स, वो मस्कारा, वो कागज़ के नन्हे नन्हे टुकड़े निकलेंगे। व्हाट हैपेंड, तो वो यही पूछ रहा क्या होगा, बेसिकली वो निकलेंगे। द पीसीज ऑफ पेपर स्कैटर्ड, वो निकल कर बाहर फैल जाएंगे आउट ऑफ द बैलून। इन दिस मैनर, वो कह रहा है इसी तरह से जो जर्म्स होते हैं स्प्रेड फैलते हैं ऑन कफिंग और स्नीजिंग। जब इंसान जो मरीज़ है वो खांसी करता है या छींकता है तो इसी तरह उसके मुंह से, जैसे ये कागज़ या मस्कारे के टुकड़े निकले थे, इसी तरह उसके मुंह से जरासीम निकल कर फ़िज़ा में फैल जाते हैं।
अब हम यूज़फुल रोल ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन एवरी डे लाइफ यानी कि डरने डराने वाली बातें काफ़ी ज़्यादा कर ली, हमें एहतियात भी करनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम मुफीद किरदार भी पढ़ लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का। आल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर नॉट हार्मफुल, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म नुकसानदेह नहीं होते। द फॉलोइंग आर सम बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, नीचे वो कह रहा है कुछ हम खुर्दबीनी जानदारों के बेनिफिट्स फ़वाइद को पढ़ेंगे इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में। फॉलोइंग नीचे दिए गए हैं। पहला हमारे पास मेकिंग फूड आइटम्स, खाना बनाने की कुछ चीज़ों में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का किरदार होता है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट, बैक्टीरिया और खमीर आर यूज्ड इन मेकिंग फूड आइटम्स, यानी कि खाने की चीज़ें बनाने में ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड चीज़, जो खमीर है ये बाज़ार से आपको अक्सर एक पुड़िया की शक्ल में मिल जाता है। बेसिकली वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ही एक किस्म है। आप इसको जब घर में लाते हैं तो ब्रेड, डबल रोटी एंड चीज़ और चीज़ बनाने में इसको आप इस्तेमाल करते हैं। वाइल बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट, तो ये हमारे पास खमीर की मदद से यूज़ ऑफ यीस्ट टू रेज द डो, आप आटा गूंद के जब उसके अंदर खमीर डालते हैं तो ये फूल जाता है और उसी फूले हुए को जब आप बेक करते हैं तो वो डबल रोटी या केक की शक्ल में हमें मिलता है। तो जो बैक्टीरिया है वो हमें दही बनाने में मदद देता है। तो बैक्टीरिया की बेसिकली ये प्लूरल है, ये जमा है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूध को दही में बदल देते हैं। तो ये बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो गया एक, और ये हमारे पास खमीर का इस्तेमाल जो हमने पढ़ा। इसी चीज़ को समझने के लिए वो हमारे पास एक्टिविटी 2.4 जो है आपके साथ शेयर करा है। आप देखें मैंने कितनी मेहनत के साथ आपके साथ सारा लेसन शेयर किया है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो छोटी सी सपोर्ट लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टैप कर लें। तो वापस आते हैं सबक की तरफ। एक्टिविटी 2.4, टेक फ्लोर इन अ पॉट, एक बर्तन में वो कह रहा है आप आटा लें, मिक्स यीस्ट, उसके अंदर आपने खमीर को डालना है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, चीनी डालनी है, शुगर एंड वाटर और पानी डालना है, इन इट एंड मेक अ डो, और आपने उसका एक डो यानी कि जैसे आटे का पेड़ा जिसे हम पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं वो बना लेना है। टेक सेम क्वांटिटी ऑफ फ्लोर इन अनदर पोट, वो कह रहा है एक दूसरे पोट बर्तन, अनदर दूसरे, एक दूसरे बर्तन में भी आपने इतनी ही मिकदार में आटे का डो बना लेना है, आटे का पेड़ा गूंद लेना है। मिक्स ओनली शुगर इन इट एंड मेक अ डो, और उसके अंदर आपने सिर्फ चीनी डालनी है बल्कि और यीस्ट यानी कि खमीर नहीं डालना। दो पेड़े आपने बना लिए। नोट द क्वांटिटी ऑफ फ्लोर इन बोथ पोट्स एंड लीव देम फॉर एन आवर, आपने उन दोनों को ये बर्तनों में देखना है आटा मौजूद है और 1 घंटे के लिए उनको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। आपने बस इतना देखना है कि दोनों के अंदर एक मिकदार में ही आटा था। आफ्टर 1 आवर ऑब्जर्व द क्वांटिटी ऑफ फ्लोर इन बोथ पोट्स, अब वो कहता है 1 घंटे बाद आप दोनों बर्तनों में आप आटे को देखेंगे तो क्या होगा। इन विच पोट हैज़ द डो रीजन, किस बर्तन में वो कह रहा है कि राइजन ऊंचा हो गया, बढ़ गया है। वट इज़ द इस रीज़न, इसकी वजह क्या है। वाई वाज शुगर एडिड अलॉन्ग विद यीस्ट, तो वो कह रहा है कि आपको क्या नज़र आया, तो हमें ये नज़र आएगा कि जिसके अंदर हमने खमीर डाला था, यीस्ट डाला था, वो वाला आटा बढ़ गया, ऊंचा हो गया, उसका साइज़ बड़ा हो गया उस पेड़े का, उस डो का। जिसके अंदर हमने नहीं डाला था उसका साइज़ वैसे का वैसे रहा है। अब वो पूछ रहा है कि हम खमीर के साथ चीनी क्यों डालते हैं, तो ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ज़रा सोच के बताएं हम चीनी क्यों डालते हैं। और अगर किसी को फाइनल आंसर ना पता चले तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ये आपको फिर वहाँ पर बताऊँगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, हमारी जो इर्द गिर्द का माहौल है उसका साफ़ करना, ये भी बेसिकली मुफीद रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का। यू नो डैट सम बैक्टीरिया कैन डिकम्पोज, आप जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया गला सड़ा कैन सकते हैं डेड बॉडीज, मुर्दा इजसाम को। सच बैक्टीरिया कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिकम्पोज टॉक्सिक मटीरियल्स प्रेजेंट इन सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट वाटर। तो वो कह रहा है कि आपको इतना तो पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये मुर्दा अजसाम को गिलास सड़ा देते हैं। तो कहता है ये इस चीज़ का हमें ये फ़ायदा होता है कि जो ये हमारा सीवरेज, जो आप समझ लें कि जो गटर या गंदा पानी होता है, कचरे के ढेर होते हैं, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, ये बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद टॉक्सिक जहरीले मटीरियल, जहरीले मादों को भी डिकम्पोज कर देते हैं। ये उनको भी गिलास सड़ा देते हैं और हमारे माहौल से गलने सड़ने के बाद वो ख़तरनाक वो जो जहरीले मटीरियल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और वो ख़त्म होते हैं इन्हीं डिकम्पोजर्स की वजह से। तो इस वजह से ये उनका एक यूज़फुल रोल है कि वो हमारे सेब,
हमारे आलू, हमारे सब्जियों को तो गिलाते सड़ाते ही हैं, बल्कि वो जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं उनको भी गलने सड़ने से वो जो है ख़त्म कर देते हैं और हमारा माहौल उनके नुकसानदेह असरात से महफूज हो जाता है। तो ये क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं कि यही फैक्ट्रियों का जब पानी बाहर निकलता है, इसके अंदर कुछ जहरीले मादे होते हैं और ये गटरों का पानी उसके अंदर भी, तो बैक्टीरिया उन मादों को ख़त्म करके हमारे माहौल को उनके नुकसानदेह असरात से बचा लेते हैं। मेकिंग ऑफ मेडिसिन्स, तो तीसरा बड़ा फ़ायदा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का ये है कि ये अद्वियात की तैयारी में भी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि हमें ये बीमार भी करते हैं और इन्हीं की मदद से, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मदद से हम दवाइयाँ तैयार करके इलाज भी करते हैं। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें फंगी एंड बैक्टीरिया आर यूज्ड, हम इन अद्वियात की तैयारी में फंगी और बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स जरासीम कश दवा, यानी कि जरासीम को ख़त्म करने वाली, मारने वाली दवाइयों में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इस्तेमाल होते हैं। दीज मेडिसिन्स आर यूज्ड टू किल, या तो ये किल कर देती हैं और इनहिबिट या रोक देती हैं द ग्रोथ ऑफ डिसीज़, बीमारी को फैलने से रोकती हैं। ये वाली जो अद्वियात हम तैयार करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मदद से, या तो ये काजिंग बैक्टीरिया की मदद से फैलने वाली बीमारियों को या तो मज़ीद फैलने से रोक देती हैं या फिर उनको नुकसान फैलाने वाले, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, यही अद्वियात। तो इन शॉर्ट आपने क्या सीखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मदद से हम दवाइयाँ, अद्वियात तैयार करते हैं और इन अद्वियात को बीमार शख्स को जब देते हैं तो उसके अंदर जो बीमारी फैलाने वाले दूसरे पैथोजेंस या बैक्टीरिया होते हैं ये उनको किल कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं या फिर उनको मज़ीद फैलने से रोक देती हैं। इस तरह वो शख्स सेहतयाब भी फ़ौरन पा लेता है या फिर गुज़रते वक्त के साथ वो सेहतयाब होना शुरू हो जाता है। इसकी एक मिसाल पेनिसिलिन है और ये वाज द फर्स्ट, और ये पहली एंटीबायोटिक और ये पहली जरासीम कश दवाई है पेनिसिलिन जो इंसान ने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मदद से तैयार की थी। इट वाज ड्राइव्ड ओरिजिनली फ्रॉम अ टाइप ऑफ फंगिस, ये एक फंगस की मदद से बनाई गई थी, नोन एज पेनिसिलिन, जिसको पेनिसिलिन कहते हैं। ये आप पेनिसिलिन की जो है बोतल देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2.5, टेक अ डीप प्लेट, एक गहरी प्लेट लें एंड पोर वाटर, उसके अंदर पानी को पाउडर डाल दें, सो डैट 1 इंच ऑफ योर फिंगर डिप्स इन, यानी कि आपने 1 इंच गहराई तक पानी को उसके अंदर प्लेट में डालना है। नाउ स्प्रे पाउडर्ड ब्लैक पेपर इन ऑन इट, काली मिर्च पीस कर आपने उसके ऊपर, पानी के ऊपर जो है वो छिड़क देनी है। डिप योर फिंगर इनटू इट, आपने उसी काली मिर्च के अंदर अपनी फिंगर को डिप करना है पानी की सतह के ऊपर। द ब्लैक पेपर विल एडहेयर टू योर फिंगर्स, जब आप फिंगर लगाएंगे तो काली मिर्च आपकी फिंगर्स को चिपक जाएगी। अब आप क्या कहता है वो कि पुट अ गुड क्वांटिटी ऑफ सोप ऑन योर फूड, अब वो कहता है आप अपने फिंगर्स के ऊपर, अपनी फिंगर के ऊपर, अपनी उंगली के ऊपर साबुन लगाएं। अगेन डिप द फिंगर इनटू वाटर, दोबारा उस साबुन वाली फिंगर को प्लेट के अंदर डिप करें, डिबोएं। दिस टाइम द ब्लैक पेपर विल मूव अवे फ्रॉम योर फिंगर, अब वो कह रहा है कि जहाँ पे आप फिंगर टच करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि वो जो काली मिर्च है आपकी उंगली से दूर हो जाएगी और प्लेट का वाइट हिस्सा नज़र आना शुरू हो जाएगा। सोप रेपल्स द जर्म्स इन दिस मैनर, अब वो कह रहा है जब हम किसी गंदी चीज़ को हाथ लगाते हैं, हमारे हाथों पर जरासीम होते हैं, तो जब हम साबुन लगाते हैं, साबुन जिस तरह ये मिसाल दी है आपको कि काली मिर्च को दूर कर दिया, इसी तरह साबुन हमारे हाथों से जरासीम को दूर कर देता है। तो साबुन वो वाहिद चीज़ है, सोप वो वाहिद चीज़ है जिसकी मदद से हम गंदी चीज़ों को छूने के बाद अपने हाथों को जरासीम से पाक कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शंस, ये जो जरासीम का हमला होता है उससे हम प्रिवेंट कैसे बच सकते हैं। फॉलोइंग आर द वेज़ टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, जरासीमों के हमले से बचने के लिए आप नीचे वाले काम कर सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। ये सारे अल्फाज मानी जो मैं बोल रहा हूँ या जो आपको लिखे नज़र आ रहे हैं आप अपनी बुक पे लाजमी लिखें। इट इज़ एसेंशियल टू वाश, ये ज़रूरी है कि आप धोएं हैंड्स, हाथों को, बिफ़ोर कुकिंग, खाना पकाने से पहले, एंड ईटिंग फूड, और खाने से पहले, एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स, और जब आप टॉयलेट्स यानी कि वाशरूम से निकलते हैं तब भी आप अपने हाथों को लाजमी धोएं। अवॉइड टचिंग योर आइज़, गैर
ज़रूरी तौर पर जो है टच करना अपनी आँखों को, नोज़ नाक को एंड माउथ और मुंह को। तो अक्सर आपने देखा होगा जो छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके वालिदैन भी अपने बच्चों को जो है वो अवॉइड करवाते हैं कि वो गैर ज़रूरी तौर पर अंगूठा या फिंगर या इस तरह कोई भी चीज़ पकड़ के मुंह में ना डालें। एज़ दीज आर द पॉइंट्स ऑफ फॉर जर्म्स टू एंटर योर बॉडी, क्योंकि जो जरासीम है वो हमारे जिस्म में या तो आँखों से या नाक से या फिर मुंह, इन्हीं 3 चीज़ों की जगह से वो हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा एक चौथी चीज़ भी होती है जो है कट। अगर आपके जिस्म पर कोई कट लग जाता है, खून बह रहा है, आप उसको कवर नहीं करते, तो वो भी एक रास्ता है जरासीम के लिए आपके जिस्म में एंटर होने का। गेट वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर टाइम, तो जब आपको जो भी जरासीम है उनसे बचने के लिए वैक्सीनेशन यानी कि ऐसी अद्वियात तैयार हो चुकी हैं, अगर आप उनको जो है इस्तेमाल करते हैं तो आप जरासीम से बच सकते हैं। तो आप उनको बिल्कुल टाइम पर ले लें, उनको इस्तेमाल करें इंजेक्शन या जिस भी ज़रिए से डॉक्टर आपको तजवीज़ करे। इट इज़ द इम्पोर्टेंट वे टू प्रिवेंट मैनी डिसीज़। जैसे पोलियो का एक मरज़ है, तो हमारे घरों में अक्सर हुकूमत जब वर्कर्स को भेजती है कि वो पोलियो की वैक्सीन को बच्चों को ड्रॉप्स की शक्ल में मुंह में डालें, तो इसी रीज़न की वजह से तब कि जब वो बड़े हो जाएं, ये आपने देखा कि इसको बच्चे को पोलियो का मरज़ है तो आप पोलियो पेशेंट, लेकिन अगर अब इसको आप पोलियो की वैक्सीनेशन देंगे तो अब ये ठीक नहीं होगा। लेकिन एहतियात के तौर पर अगर आप पहले इसको दे देंगे तो वो इस मरज़ में मुब्तला होने से बच जाएगा। तो ये एक अहम ज़रिया है जरासीम से बचने का। स्टे एट होम, गैर ज़रूरी तौर पर आप घरों से बाहर ना निकलें। इफ़ यू हैव साइंस, कब अगर आपको अलामात हैं, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एन इन्फेक्शन, अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो आप गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें बल्कि स्टे करें, घर में रहें। सो डैट, ताकि इसके 2 फ़ायदे होंगे। यू कैन टेक रेस्ट, आप आराम करें, आराम करने से आप जल्दी सेहतयाब होंगे। और दूसरा, एंड प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम इन्फेक्शन, एक तो जब आप घर रहेंगे आराम करेंगे तो आप खुद भी जल्दी सेहतयाब होंगे, दूसरा आपके जो भी जरासीम हैं वो दूसरों को उसी मरज़ में मुब्तला नहीं कर पाएंगे। इन केस ऑफ एनी इंजरी, अगर आप ज़ख्मी हो जाते हैं, किसी ऐसा कुछ वाक़या होता है कि आप ज़ख्मी हो गए, कट लग गया या कोई भी ऐसा इशू, कवर द वाउंड, आप अपने ज़ख्म को कवर करें पट्टी की मदद से। किसी भी चीज़ से आपने उसको कवर करना है इमीडिएटली, फ़ौरन आपने बिना टाइम ज़ाया किए अपने ज़ख्म को कवर कर लेना है, ढांप लेना है विद बैंडेज। अब उसने बता भी दिया है एक पट्टी की मदद से। एंड कंसल्ट अ फिजिशियन, और एक आपने तबीब या डॉक्टर से मशवरा करना है। कैन यू टेल मोर स्टेप्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, तो आप इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या मज़ीद कुछ ये 5 स्टेप्स के अलावा स्टेप्स बता सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक वीडियो आपको पसंद आई हो, मददगार साबित हुई हो, तो आप इसको मेरी मेहनत को छोटा सा सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। अगली वीडियो में मैं इसी लेसन की एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूँगा और इंशाल्लाह ताला काफ़ी आसान और वजाहत के साथ ये सवालात आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि आप रटा लगाए वगैरह इनको याद कर लें। और फिर सेकंड पार्ट के बाद हम इंशाल्लाह ताला ये 3rd चैप्टर भी शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पर टैप कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस, अल्लाह हाफिज़।